हेलो एस्पायरेंट्स, 9 अगस्त की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है शिया बोर्ड मूव्स मॉस्क एट रीजनेबल डिस्टेंस। तो ये है उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे एक्चुअली ये डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, 70 ईयर ओल्ड डिस्प्यूट है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट। तो बाबरी मस्जिद केस दो है, एक है सिविल डिस्प्यूट, एक है क्रिमिनल डिस्प्यूट। तो बाबरी मस्जिद जो है उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो ये जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, इट्स नेम्ड आफ्टर मुगल एम्परर। मुगल एम्परर बाबर जो थे उनके नाम पे ये मस्जिद बनाई गई थी। और ये बाबरी मस्जिद बनाने वाले मीर बाकी थे, जो उनके जनरल थे, और ये मीर बाकी शिया थे और बाबर खुद सुन्नी थे। तो अब ये उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड कहती है, तो ये वक्फ बोर्ड्स होते हैं, तो जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जैसे मस्जिद वगैरह, तो उनका रेगुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड्स बनाए हैं। और ये वक्फ बोर्ड्स जो है हर स्टेट में, जैसे ये उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। तो अब ये बाबरी मस्जिद पे किस किस वक्फ बोर्ड का स्टेक है, इसके लिए यहाँ पे दोनों सेंट्रल वक्फ बोर्ड्स के बीच में डिस्प्यूट है, सुन्नी और शिया। तो एक्चुअली यहाँ पे ये क्लेम करते हैं क्योंकि बाबर खुद सुन्नी थे, तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर आनी चाहिए, और शिया क्लेम करते हैं क्योंकि मीर बाकी शिया थे, ये शिया वक्फ बोर्ड पे आनी चाहिए। तो एक्चुअली ये डिस्प्यूट का फाइनल जो था रूलिंग, वो कोर्ट ने पहले ही कर दिया और उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को इसके अंदर स्टेक होल्डर डिक्लेयर किया। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 की रूलिंग थी एक्चुअली इस पे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2010 की रूलिंग में इस टाइटल डिस्प्यूट मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का ट्राइफिकेशन किया गया था, 3 हिस्से किए गए थे। तो उसको एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अगले साल स्टे कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली भी कहा है कि इसके ऊपर एमिकेबल रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब जो एंटिटीज है आपस में मिलके खुद समझौता करे। तो यहाँ पे शिया वक्फ बोर्ड इसके लिए सामने आई है, वो कह रही है कि ये डिस्प्यूट का एमिकेबल सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे मस्जिद भी बननी चाहिए, लेकिन मस्जिद सेम प्रीमाइसेस में नहीं होनी चाहिए, सेम जगह पे, क्योंकि दोनों के लाउड स्पीकर्स वगैरह भी बाद में इंटरफेयर करेंगे, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड इट विल रिजल्ट इन कम्युनल एक्रिमनी, मतलब फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है। तो वो कह रहे कि हम एक मुस्लिम मस्जिद बनाना चाहते हैं ना, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एट अ रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द मोस्ट रेवर्ड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो ये बाबरी मस्जिद जो है एक्चुअली जहाँ लोकेटेड है, ये डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये मस्जिद का ये क्लेम भी किया जाता है कि पहले ये मस्जिद नहीं थी, एक मंदिर था जिसको तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई है। तो लॉर्ड राम मंदिर था ये, और एक्चुअली लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस, और ये एग्जैक्ट लोकेशन बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। तो ये एक्चुअली इसके लिए कोई एविडेंस तो है नहीं कि एक्चुअली बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम यही है, पर ये हिस्टोरिकल बिलीफ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उस बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि 1949 में एक्चुअली यहाँ पे बाबरी मस्जिद के 3 डोम से, जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर नीचे पाया गया था कि एक लॉर्ड राम आइडल वहां रखी गई। तो ये फिर क्लेम किया गया कि मिराक्युलसली, मतलब मिराकल से, चमत्कार से यहाँ आ गई है, और तब से यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने इस एरिया को बंद कर दिया है और ये डिस्प्यूट में। तो ये पूरा यहाँ पे केस है। तो अब वही है, तो शिया वक्फ बोर्ड कह रही है कि हम एमिकेबली सॉल्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड एक्चुअली फैनेटिक्स है, नॉन बिलीवर्स है, हार्डलाइनर्स है, और वो समझौता करके हिंदू सेक्ट्स के साथ सुलह नहीं चाहते। तो ये, और ये अपना खुद का वो व्यू पॉइंट वो दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी भी डिटेल्स दी गई है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। तो ये ट्राइफिकेशन जो किया गया, इससे पहले ये भी डिटेल्स यहाँ दी गई है। तो ये क्रिमिनल केस जो है बाबरी मस्जिद का, वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद हुआ है। तो 1992 में एक्चुअली ये हुआ था। तो ये डिटेल से बैकग्राउंड, 1527 में ये मॉस्क बनाई गई, नेम्ड आफ्टर बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। 1949 में वही लॉर्ड राम के आइडल यहाँ पे पाए गए मॉस्क के सेंट्रल डोम के नीचे। 1984 से VHP, विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किया कि ये लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस है, यहाँ पे टेम्पल बनना चाहिए। 1992 में लैक्स ऑफ कार सेवक्स थ्रू स्पीचेस, थ्रू बीजेपी लीडर्स जो थे LK अडवाणी वगैरह, उन्होंने यहाँ स्पीचेस दिए, और उसके बाद ये कार सेवक्स ने मॉस्क को पूरा घिरा दिया। और उसके बाद जो अक्रॉस इंडिया काफी सारे रीजन्स में रायट्स हुए, हिंदू मुस्लिम रायट, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 2002 में भी रायट्स हुए, गोधरा
इंसिडेंट के बाद गुजरात में रायट्स हुए जिसमें हजारों लोग की डेथ फिर से हुई। तो ये गोधरा रायट्स तब हुए जब गोधरा, ये एक्चुअली अयोध्या से ही कार सेवक वापस आ रहे थे गोधरा रीजन में, यहाँ पे गुजरात में। यहाँ पे वो रुके स्टेशन पर, यहाँ पे वो ट्रेन को आग लग गई और वही यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़े की वजह से इंसिडेंट हुआ, ये क्लेम किया गया। उसके बाद गुजरात रायट्स जो हुए उसमें हजारों लोग मारे गए 2002 में। 2009 में लिबरल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि टॉप बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग एल.के. अडवाणी यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली गिल्टी है कि उन्होंने यहाँ पे एक्टिविस्ट कार सेवक्स को इंस्टिगेट किया, उनको बढ़ावा दिया कि वो ये बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करें। और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया 2011 नेक्स्ट ईयर में। तो ये एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2010 की रूलिंग थी कि ये जो साइट है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसको ट्राइफोकेट किया जाए, 3 हिस्सों में बांटा जाए। तो यहाँ पे एक हिस्सा है रामलल्ला के लिए जो आइडल है, जो ये सेंट्रल डोम के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये रामलल्ला, इनको एक हिस्सा मिलेगा ये सेंट्रल डोम वाला। फिर राम चबूतरा, सीता की रसोई, ये 2 रीजन्स जो है यहाँ पे, सीता की रसोई और राम चबूतरा, ये जाएगा निमरोही अखाड़ा, ये और एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी होगी। और तीसरा जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिलेगा। तो ये 3 पार्ट्स किए गए थे। तो यहाँ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ही स्टेक होल्डर है इस केस में। तो ये पूरा ट्राइफोकेशन था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। और ये रीजन जो है, ये डिस्प्यूटेड साइट यहाँ पे है, लेकिन उसके एडजॉइनिंग भी सारा पूरा एरिया है। जैसे 2.77 एकड़ लैंड है, ये डिस्प्यूट में है अयोध्या में, लेकिन उसके एडजस्टेंट 67 एकड़ प्रॉपर्टी भी अभी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो ये डिस्प्यूट है। फिर अगला है केरला हरियाणा टॉप सैनिटेशन सर्वे। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सैनिटेशन सर्वे किया है इन मई जून 2017। तो अराउंड 4,626 विलेजेस ऑल अक्रॉस स्टेट्स, ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पे ये सर्वे किया गया। और ये पता चला है कि 62.45% हाउस होल्ड जो है इंडिया में, रूरल हाउस होल्ड को, इनको टॉयलेट एक्सेस है। और जिनको है टॉयलेट एक्सेस, उनमें से 91.29% इस टॉयलेट को यूज भी करते। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो सामने आई है। काफी सारे स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पे 95% प्लस यूजेज है। और इवन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे भी 90% प्लस टॉयलेट कवरेज है रूरल एरियाज में। तो उत्तर प्रदेश और बिहार एंड झारखंड, ये 3 लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है। बिहार में सिर्फ 30% रूरल हाउस होल्ड में टॉयलेट है और उत्तर प्रदेश में 37%। तो ये है, और झारखंड भी लो स्कोरर है। इसके अलावा जो है पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का भी स्कोर लेस देन 45% है, 43% रूरल हाउस होल्ड में टॉयलेट्स है। और सदर्न स्टेट्स केरला, तमिलनाडु भी हाई परफॉर्मिंग में आते हैं। तमिलनाडु का थोड़ा 80% से लो है, 79% है। तो ये पूरा सैनिटेशन के ऊपर सर्वे किया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान जो इनिशिएट किया गया था, 3 साल पूरे हो गए उसको 2 अक्टूबर को। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के बेसिस पे भी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने कहा है कि हम इवन डिस्ट्रिक्ट्स का रैंकिंग करेंगे कि उनका कैसे परफॉर्मेंस है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग भी किया जाएगा। और वो गंगा ग्राम्स भी अनाउंस करने वाले, उसके बारे में कहा है। गंगा ग्राम्स है मॉडल विलेजेस अलोंग रिवर गंगा। तो ये सैनिटेशन के लिए क्लीन गंगा जो मिशन इनिशिएट किया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर ये मॉडल गंगा विलेजेस बनाए जा रहे हैं, गंगा ग्राम्स। तो ये भी और गंगा मॉडल विलेजेस अनाउंस किए जाएंगे, वो अनाउंस किया गया। उसके अलावा और एक जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इनिशिएटिव लिया गया अब ये है कि सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को अमाउंट दिया गया, अलोकेशन किया गया है, ताकि वो स्वच्छ भारत मिशन में अपना इनिशिएटिव ले सके। मतलब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का प्रोग्राम नहीं होगा, ये हर मिनिस्ट्री को यहाँ पे पिच इन करना होगा। तो ये नया डेवलपमेंट भी हुआ था पिछले साल। तो ये सैनिटेशन सर्वे की डिटेल्स है कि स्टेट्स परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है जहाँ टॉयलेट कवरेज ज्यादा है, मोर देन 80% है इन विलेजेस। फिर ये मिडिल स्टेट्स है और ये लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है जो अभी हमने डिस्कस किया, वही है। टॉप केरला है और लोवेस्ट बिहार। और ये ओवरऑल इंडिया में टॉयलेट कवरेज जो है आप देख रहे हैं ओवर द इयर्स ये इंक्रीज हो रहा है, विच इज एन अचीवमेंट। और ओवरऑल जितने टॉयलेट्स है तो 91.29% उनको यूज करते हैं। और ये जो ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह जो अनाउंस की गई है उनके बारे में। फिर ये है रिगार्डिंग
परफॉर्मेंस कि कितने टॉयलेट्स है रूरल एरियाज में और कितना यूजेज होता है, कितना परसेंटेज यूजेज होता है। तो ये बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स और ये लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। और ये पहले भी जो सर्वे हुआ था एक्चुअली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के सर्वे में ये सामने आया था 2016 में कि टॉयलेट्स तो है और कितने फिर भी सिग्निफिकेंट होम विदाउट टॉयलेट्स भी है रूरल और अर्बन एरियाज में, और जहाँ टॉयलेट्स है वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, ये एक कंसर्न है। और एक कंसर्न है कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ये दो इश्यूज में भी ध्यान देना जरूरी है। और ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जो अभी नया इनिशिएटिव लिया गया कि सारे मिनिस्ट्रीज को बजट एलोकेशन किया जाएगा, वो अनाउंस किया गया है। बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये स्वच्छ विलेज इंडेक्स भी डेवलप किया जाएगा, तो विलेजेस का परफॉर्मेंस लिस्ट किया जाएगा वो है। और ये गंगा ग्राम आइडल विलेजेस जो है वो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर इनिशिएटिव है। तो ये गंगा ग्राम अनाउंस किए गए गंगा ग्राम्स मॉडल विलेजेस। तो ये अराउंड 65 विलेजेस है जो अडॉप्ट किए जाएंगे बाय आईआईटीज, क्योंकि आईआईटीज ने ही है, कंसोर्टियम ऑफ आईआईटीज ने ये गंगा रिवर बेसिन प्लान प्रिपेयर किया है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे अचीवमेंट किया जाएगा, क्लीन गंगा मिशन इनिशिएट किया जाएगा। और इवन झारखंड को एक मॉडल स्टेट की तरह डेवलप किया जाएगा इन रूरल सैनिटेशन थ्रू यूएनडीपी। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। तो ये मॉडल विलेजेस और इवन मॉडल स्टेट डेवलप किया जा रहा है। फिर अगला है राहुल डेलिबरेटली अवॉइडेड एसपीजी। तो ये एसपीजी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया था 1980s में, अराउंड 1988 में, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्राइम मिनिस्टर, हिज फैमिली मेंबर्स एंड आल्सो टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो सबको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ राहुल गांधी भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन कहा गया है कि काफी सारे ओकेजन्स पे उन्होंने ये प्रोटेक्शन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को साथ में लेना उन्होंने नहीं किया है, साथ में नहीं लिया। तो ये एक्चुअली पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी बिकॉज ऑफ रिसेंट इंसिडेंट, जो स्टोन थ्रोइंग इंसिडेंट हुआ था गुजरात में रिसेंटली राहुल गांधी की कार के ऊपर। तो क्योंकि वो प्रोटेक्शन नहीं ले रहे, ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट है उसका वायलेशन है, पर ये ऐसा नहीं है। होम मिनिस्ट्री की ये क्लेम सही नहीं है, क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को ये मिलेगा, प्रोटेक्शन ग्रुप का सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन वो सिक्योरिटी डिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये भी प्रोविजन है। फिर अगला न्यूज आइटम है जस्टिस दीपक मिश्रा सेट टू बिकम 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे, जो सक्सीड करेंगे प्रेजेंट सीजेआई जस्टिस जेएस कहर को। तो इनका टर्म 27 अगस्त 2017 को खत्म होता है, वो रिटायर हो रहे। तो दिस इज व्हेन यू कंप्लीट 65 इयर्स ऑफ एज। तो जजेस की रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट में 65 इयर्स। और सीजेआई जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली जुडिशरी ने ही नॉर्म बनाया है, जो जजेस अपॉइंटमेंट होते हैं तो ये सीनियर मोस्ट जज ही हमेशा आते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस अपॉइंटमेंट को अभी क्लियर किया है और ये फाइनल हुआ है। तो ये 45th चीफ जज बनेंगे। पहले केसेस हो चुके हैं जिसमें सुपरसीड किए गए, थोड़े जजेस को सुपरसीड करके सीजेआई बनाए गए हैं, तो वो फिर पॉलिटिकल अफिलिएशंस वगैरह देख के कंट्रोवर्सीज हो जाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया गया है कि सीनियर मोस्ट जज ही हमेशा सीजेआई बनेंगे। तो जस्टिस दीपक मिश्रा को भी 14 मंथ का टर्म मिलेगा, उनकी रिटायरमेंट होगी ऑन 2 अक्टूबर 2018। फिर अगला न्यूज आइटम है महबूबा फारूक टॉक आर्टिकल 35A। तो ये आर्टिकल 35A अभी कंट्रोवर्सी बना है। तो ये आर्टिकल 35A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हुआ है, कोई पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह पास नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी 2014 में एक पिटीशन फाइल किया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, तो इसको स्क्रैप करना चाहिए। तो आर्टिकल 35 एक्चुअली आया था 1954 में। तो ये जब दिल्ली अग्रीमेंट हुआ था, जब विथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो अग्रीमेंट हुई थी विथ देन जम्मू एंड कश्मीर लीडर मिस्टर शेख अब्दुल्ला। तो इन दोनों के अग्रीमेंट के बेसिस के बाद ये आर्टिकल 35A डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर फंडामेंटल राइट्स पार्ट। तो ये एक्चुअली ये है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि वो वहाँ पे इवन रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको ही सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के पावर्स है, उनके नाम पे प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो ये सारे यहाँ पे प्रोविजंस इस आर्टिकल के थ्रू पॉसिबल है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, तो ये एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट
जो पार्टी ऑपोजिशन में जम्मू एंड कश्मीर में, मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, तो ये उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल 35 अपहोल्ड ही करना चाहिए। और इवन पीडीपी के मेंबर्स का भी यही मानना है। और पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है वो प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। तो ये पीडीपी बीजेपी कोalition है जो फिलहाल फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में पावर में है। तो ये दोनों की मीटिंग हुई अपोजिशन की और पीडीपी लीडर की, दोनों लीडर्स की, कि ये आर्टिकल 35 एक रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसको अपहोल्ड करना ही है। तो ये यहाँ पे मीटिंग हुई थी। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिप्लाई ऑन प्ली अगेंस्ट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो और एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया ऑन आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये एक पिटिशनर क्लेम कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 एक्चुअली लैप्स हो जाना चाहिए। तो कह रहे कि ये क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना है कि आर्टिकल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करना है कि ये आर्टिकल कंटिन्यू करेगा या इसको लैप्स कर देना है। तो वो ये अनाउंस करेंगे ओनली आफ्टर टेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो 1956 से एनफोर्स किया गया और 26 जैन 1957 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी डिसॉल्व हो गई। तो इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिया नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे फिर एक्शन प्रेसिडेंट ले नहीं सकते आर्टिकल 373 के अंदर। तो अब ये पिटीशन ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं किया गया, तो इस आर्टिकल 370 को लैप्स कर दो। वो ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 के अंदर जहाँ पे लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो अगर स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को तो आर्टिकल 1 भी वायलेट होता है। इवन वो कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 1947 में साइन हुआ था बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कहीं भी लिखा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और इवन दिल्ली अग्रीमेंट ऑफ 1952 जो हमने अभी बात की थी, मिस्टर शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन किया गया था 1952 में, इसको भी क्वेश्चन करने के लिए पिटीशन डिमांड कर दी। लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद काफी सारे इंडियन लॉज के प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हुए, तो ये भी है। तो यहाँ पे कंसेशंस भी दिए गए ऑफ कोर्स। तो ये सारे डिमांड्स है। तो अभी न्यूज ये है कि इस पिटीशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस सुप्रीम कोर्ट डिमांड कर रही है और सेंटर को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है रिप्लाई करने के लिए। और ये आर्टिकल 373 के बारे में भी है कि कैसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये आर्टिकल ऑपरेटिव होगा कि नहीं, लेकिन ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। ये नेसेसरी होगा बिफोर ये डिक्लेयर किया जाए बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर अगला है सेबी शेल कंपनी डिक्टेट जोल्ट्स मार्केट। तो ये एक्चुअली सेबी ने एक्शन लिया है अगेंस्ट शेल कंपनीज आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने आइडेंटिफाई किया है 331 शेल कंपनीज। तो ये शेल कंपनीज क्या होती है वो भी हम देखेंगे। तो ये शेल कंपनीज जो आइडेंटिफाई की गई उसके बेसिस पे अब सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी मोर देन 300 शेल कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लिया है और उन्होंने इनको लिस्ट कर दिया अंडर ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर एज सच विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर जो होता है इसके अंदर इन फर्म्स जो इसके अंदर आए हैं उनका ट्रेडिंग अलाउ किया जाता है ओनली वंस अ मंथ। तो महीने में एक बार ही ट्रेडिंग हो सकती है और कोई भी अगर अपवर्ड प्राइस मूवमेंट होती है उनकी तो वो अलाउ नहीं होती है मोर देन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अपवर्ड प्राइस नहीं अलाउ की जाती। और इवन एडिशनल सर्वेलेंस डिपॉजिट उनको 200% ऑफ ट्रेड वैल्यू का देना होता है। तो ये बायर्स से कलेक्ट किया जाता है 200% एडिशनल सर्विलेंस डिपॉजिट, और ये स्टॉक एक्सचेंज ही रिटेन करता है फॉर पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस उन पे डाले जाते हैं। तो ये सारी कंपनीज जो है इनको ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर के अंदर डाला गया। तो ये एक कंट्रोवर्सी हो गई है। तो ये शेल कंपनीज जो है ये अनाउंस की गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तभी भी ये कंसर्न रेज किया गया था कि क्या ये शेल कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ये प्रूव कर सके कि ये शेल कंपनीज इलीगल है या नहीं। और ये भी रेज किया गया क्वेश्चन कि क्या एक शेल कंपनी सिर्फ शेल कंपनी है इसलिए वो इलीगल हो जाती है, कौन सी लॉ के अंदर वो इलीगल होती है। तो ये भी डिमांड किया गया एक्सप्लेनेशन। इवन एक एग्जांपल दिया गया है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो ये कंपनी है जिसको यहाँ शेल कंपनी के लिस्ट में लिस्ट किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि हम शेल कंपनी नहीं है, हम पूरा डिटेल्स प्रूफ दे सकते हैं और हम लीगल एक्शन अब लेने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो यही है, अगर ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे बाय सेबी तो इसकी वजह से वो कंपनीज का जो है पूरा वैल्यूएशन इरोड हो जाएगा।
इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है जो रेस किया गया है। एटलीस्ट शेल कंपनीज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो जस्टिफाई कर सके कि वो शेल कंपनी है या नहीं, और वो इलीगल है या नहीं। तो शेल कंपनी होता क्या है? सबसे पहले तो शेल कंपनी मतलब एक कंपनी जिसका खुद का एसेट कोई सिग्निफिकेंट नहीं, खुद का ऑपरेशन कोई सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब एक खोखली कंपनी बनाई गई। तो ये जनरली कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए बनाई जाती है, तो इनका एक्टिविटी इलीगल होती है, तो इसे दिखाने के लिए शेल कंपनी है। या कोई शेल कंपनीज होती है कि टैक्सेशन काफी ज्यादा होते हैं, तो अगर बाइफरकेट किए गए एक शेल कंपनी बनाई दी गई कि इसके प्रॉफिट है, तो वो टैक्सेशन बर्डन जो है वो कम हो जाता है, ये रीजन होता है। और थोड़ी लीगल शेल कंपनीज भी होती है, जैसे कि बनाई गई फॉर अ न्यू एंडीवर, कि कोई नया इनिशिएटिव लेना है, तो पहले एक छोटी कंपनी बनाई गई और फिर देखते हैं कि वो एरिया में वो फंक्शन कर सकते नहीं, या उसके बाद वो फुल फ्लेज्ड कंपनी बने, तो लीगल पर्पस के लिए भी हो सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है अगेन रिगार्डिंग सेबी, स्टार्टअप फंडिंग में कम अंडर सेबी लेंस। तो स्टार्टअप फंड्स जो होते हैं वो अब सेबी उनके ऊपर रेगुलेशन लाना चाहती है, उसके लिए वो कमिटी बना रही है, कमिटी ऑन फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी टेक्नोलॉजीज। तो ये इट इज चेयर्ड बाय टीवी मोहनदास पाय, जो फॉर्मर सीएफओ है इंफोसिस के। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे उनके सामने रखे जाएंगे। तो इसके डिटेल्स यहाँ दिए गए। पहले हम देखते हैं कि ये स्टार्टअप फंडिंग जो होता है वो जनरली अभी जो नया तरीका आया है फंडिंग का वो है क्राउड फंडिंग। तो ये कंसर्न है सेबी के लिए। तो ट्रेडिशनल फंडिंग जो होता है, आप बैंक से लोन लोगे, वन और थोड़ी बैंक से आपने लोन लिया और आपको फंड मिले, आप अपना बिजनेस या इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, काफी सारे लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे, तो ये इतना सारा पैसा अक्यूमुलेट हो जाता है आपके लिए। तो ये जो है क्राउड फंडिंग है, और ये क्राउड फंडिंग अब फैसिलिटेट किया गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी सारे होते हैं, काफी सारे लोगों को एक्सेसिबल है वो, और वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते हैं और इससे काफी बड़ा पूल ऑफ मनी अक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है। तो इससे सेबी को क्या प्रॉब्लम है हम आगे देखेंगे। और दूसरा जो होता है वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये दोनों टर्म में भी फर्क है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एंजल फरिश्ते की तरह, तो वो एंजल जो है वो पैसा अपना स्टार्टअप कंपनीज या नई कंपनीज इनिशिएटिव्स को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपना पैसा, उनको वो स्टेक मिलता है, तो जहाँ पे उनको लगता है यहाँ पोटेंशियल है तो वो अपना पैसा डालते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं ताकि वो प्रॉफिटेबल बन सके और उनको भी फिर बेनिफिट मिले। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो खुद पैसा ना डाले पर ग्रुप मतलब सोर्स करते, पूरा फंडिंग इनिशिएटिव लेते हैं और वो पूरा पैसा लेके वो ये न्यू इनिशिएटिव्स में डालते हैं और ऑफकोर्स उनको उसके बदले में अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट खुद भले ना हो पर वो ये करते हैं, न्यू वेंचर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, खुद भले ना करे। एंजल इन्वेस्टर्स ये खुद ही रिच होते हैं और ये खुद डालते पैसा। और ये है रिगार्डिंग नए मेजर्स जो लाए गए अब। तो एंजल फंड्स के लिए अलाउ किया गया है कि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 5 ईयर ओल्ड स्टार्टअप्स में। तो नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड पहले 3 साल का था, अब 1 ईयर कर दिया गया है। नंबर ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स इंक्रीज किया गया, पहले 49 लिमिट थी कि एंजल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 49 हो सकते हैं, अब 200 कर दिए गए हैं। और इवन 25% कॉर्पस वो अब्रॉड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये नए रूल्स आए थे। और ये जो क्राउड फंडिंग है इससे यही कंसर्न है कि पहले तो 49 की लिमिट थी कि इन्वेस्टर्स 49 हो सकते हैं, अब 200 तक हो सकते हैं। तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे काफी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या ये क्वासी स्टॉक एक्सचेंजेस है? क्योंकि अगर 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स है तो उन इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना कंपलसरी होता है। तो वही है कि ये जो एंजल नेटवर्क्स है जो क्राउड फंडिंग किए जाते हैं, तो ये कौन है, कहाँ से पैसा आता है, और क्या ये पब्लिक इशू उनको लाना चाहिए, और ये क्या ये वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टअप्स को एक्चुअली गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो इसीलिए सेबी यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने के लिए कि क्या स्टेप लेना चाहिए, इसलिए कमिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की है। तो यहाँ पे वही दिया गया। तो दिस इज अ कमिटी on financial and regulatory technologies headed by टीवी मोहनदास पाय। तो यही है करंट लीगल फ्रेमवर्क, यही है कि अगर शेयर्स मोर देन 200% से इशू किया गया है तो फिर वो एक पब्लिक इशू होना चाहिए और सेबी का अप्रूवल जरूरी है। तो अप टू 200 अलाउड है। पहले 49 था, इसको 200 तक इंक्रीज किया गया बाय अमेंडमेंट। तो कंपनीज एक्ट अमेंड किया गया 2013 में, तो तब ये इंक्रीज हुआ। तो अब ये इसके ऊपर पूरी जो है डिटेल्स आएगी थ्रू दिस कमिटी। फिर अगला है
हाउस पैनल रेजेस कंसर्न ओवर एम्प्लॉय फ्यूचर इन एयर इंडिया पवन हंस। तो ये है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्वेश्चन रेज किया है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, तो जो एयर इंडिया, पवन हंस, तो इनके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद इनके एम्प्लॉयज का क्या होगा। तो एयर इंडिया में भी कहा जा रहा है 21,313 एम्प्लॉयज, पायलट्स, मेंटेनेंस, ओवरऑल पर्सनल मिला के, तो इनका डिसइन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने पहले भी कहा है और ये एश्योरेंस दिया गया है कि जो भी इनके कमिटमेंट्स इनके साथ किए गए हैं उनको ऑनर किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी। तो ये एक पॉइंट रखी गई है। इवन पवन हंस जो हेलीकॉप्टर एंटिटी है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी, तो यहाँ पे 51% स्टेक गवर्नमेंट का है और रिमेनिंग 49% ONGC के पास है, PSU के पास। तो इनका भी गवर्नमेंट स्टेक सेल का जो है फाइनलाइज किया गया कि ये सेल किया जाए। और एयर इंडिया हम जून जुलाई में काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इसके बारे में भी है। तो फर्स्ट टाइम 2015-16 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 105 करोड़ आया था। उनकी सब्सिडियरीज थोड़ी प्रॉफिट मेकिंग है, थोड़ी अभी भी लॉस मेकिंग है। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान फाइनलाइज हो रहा है। और ये पवन हंस के बारे में जो 1985 में बनाई गई, 49% ONGC के पास स्टेक है और 51% गवर्नमेंट के पास, तो ये भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और पवन हंस के भी प्रॉफिट्स ओवर द इयर्स अभी इंक्रीज हो रहे हैं। फिर अगला है भेल्स फेलियर टू डाइवर्सिफाई हिट रेवेन्यू। तो ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो एक PSU है, इसके ऊपर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना रिपोर्ट दिया है पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि भेल ने डाइवर्सिफाई नहीं किया अपना बिजनेस पोर्टफोलियो। तो वो पावर सेक्टर में फंक्शन करते हैं, लेकिन पावर सेक्टर का शार्प स्लो डाउन हुआ था, तो इसलिए उनको डाइवर्सिफाई करने का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था, लेकिन वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। उसकी वजह से जो इनका प्रॉफिट था अराउंड 49,510 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने, सॉरी अराउंड 7,040 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने लिया था इन 2011-12। ये टर्नओवर था, प्रॉफिट 7,000 करोड़ का था, तो वो 2015-16 में लॉस एक्चुअली उन्होंने डिक्लेयर किया। तो ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी लॉस में गई क्योंकि वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे वो रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट आ रही है। वो कह रहे कि स्ट्रेटेजिक प्लान पूरा लाया गया था कि इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए इन एरियाज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पर ये नहीं कर पाए। इन्होंने कोई ईयर वाइज माइलस्टोन्स भी नहीं डिक्लेयर फाइनलाइज किए कि कैसे ये डाइवर्सिफाई करेंगे, तो इसकी वजह से वो अपने टारगेट्स नहीं मीट कर पाए और फाइनली उनका जो है लॉस भी हुआ है। और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है यहाँ पे, PSU है, तो गवर्नमेंट का भी मार्केट शेयर कंप्लीटली इरोड हुआ है क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर इरोड हुआ है। तो ये पूरा है, मार्केट वैल्यूएशन भेल का 61.68% से कम हो गया है। तो ये पूरी कैग रिपोर्ट भेल के ऊपर आई। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये मेजरली पावर सेक्टर के लिए ही बनाया गया था 1964 में, और ये 1971-72 से कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, लेकिन अब लॉस हुआ है। तो ये महारत्ना स्टेटस भी इनको दिया गया था PSU को इन 2030। तो ये भेल है। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान था डाइवर्सिफाई करने का कि नॉन थर्मल पावर सेक्टर में फोकस किया जाए, 50% बिजनेस नॉन पावर सेगमेंट से आए इन 10 इयर्स। तो ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, डिफेंस के ऊपर उनको एम्फोसिस करना था। उनको एक प्रोजेक्ट भी मिला था, 200 करोड़ ऑर्डर मिला था फ्रॉम चित्तरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स ऑफ इंडियन रेलवेज, पर इवेंचुअली वो लॉस में ही गए। फिर लास्ट न्यूज आइटम है कॉमर्स मिनिस्ट्री बिगिंस DGS&D शटडाउन। तो ये है रिगार्डिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। तो ये 100 ईयर ओल्ड, मोर देन 100 ईयर ओल्ड गवर्नमेंट आर्म है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट आर्म। तो गवर्नमेंट को भी काफी सारी सप्लाईज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको कहते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स। मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो मार्केट से प्रोक्योर करते हैं। तो ये प्रोक्योरमेंट करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल था, लेकिन अब इसको शट डाउन करने का इनिशिएटिव लिया गया है बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ये शटडाउन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने अब ई मार्केट प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है, 2016 से ऑपरेशनल है, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो अब जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है ऑनलाइन किया जाएगा, तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको शट डाउन किया जाएगा। तो इसकी मैन पावर, लैंड और ऑफिस स्पेसेस के साथ क्या करना चाहिए वो अब डिसाइड किया जाएगा। तो ये जेम भी हमने डिस्कस किया है पहले, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसके अंदर रियल टाइम डायनामिक प्राइसिंग मिलेगा। तो मार्केट में जो भी कमोडिटीज की जो रियल टाइम प्राइस है वो यहाँ पे डायनामिकली अपडेट होकर यहाँ पे मिलेगी। फुल्ली इंटीग्रेटेड होगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, सो सारे कंपनीज जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, उनका पेमेंट तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन इंटीग्रेटेड होगा। ई बिडिंग
का फैसिलिटी है यहाँ पे कि कंपनीज ई बिडिंग कर सकते हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट होगा उसके लिए बिडिंग किया जाएगा ऑनलाइन। रिवर्स ऑक्शन भी पॉसिबल होगा, तो जो लोवेस्ट बिड है उसके ऊपर और कोई इससे कम कर सकता है तो उसको रिवर्स ऑक्शन भी कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होगा, ई बिडिंग, रिवर्स ऑक्शन। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी, आधार बेस्ड ई साइनिंग भी होगा, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, टाइम बाउंड ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस को, तो पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होगा, ऑडिट ट्रेल पूरा इसके अंदर होगा। तो इसको करप्शन एलिमिनेट करने के लिए, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में भी काफी करप्शन होता है, तो एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म लाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।